नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शस्त्र में हम पढ़ रहे थे राजा निर्वसिया की कहानी, तो उसमें हमने यहाँ तक तो जो था कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मुझे थोड़ा सा काम के कारण मुझे शस्त्र को बीच में रोकना पड़ा, तो हम आज इसका सेकेंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। और एक दिन उसकी काम धाम की समस्या भी हल हो गई। किसकी? जगपति की। तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण की ओर जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई। बोर्ड तक टंग गया। टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन भी हो गया और हवन भी हुआ। लकड़ी का कोई कमी नहीं थी। गांव से आने वाली गाड़ियों को इस कारोबार में पैर हुए आदमियों की मदद से मोल तोल करवा के वहां गिरवा दिया गया। गांठें एक ओर रखी गईं। चैलों का चट्टा करीने से लग गया और गुद्दे चीरने के लिए डाल दिए गए। 2-3 गाड़ियों का सौदा करके चालू कर लिया। टाल जो था वो चालू कर लिया। भविष्य में स्वयं पेड़ खरीद कर काटने का तय किया गया। बड़ी बड़ी स्कीमें बनी कि किस तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ाते एक दिन इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी। चीरने की नई मशीन लगेगी। कारोबार बढ़ जाने पर बच्चन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा। और उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया। अब 24 घंटों के उसके सामने काम है, उसके समय का उपयोग है। फिर दिन भर में वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है। कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है। और वह कामदार था। वह कामदार तो था, लेकिन जब टाल की उस ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे तख्त पर वह गल्ला रखकर बैठता, सामने लगे लकड़ियों के ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जड़ों को लुढ़का हुआ देखता, तो एक निर्हिता बस उसके दिल को बांधने लगती। उसे लगता कि एक व्यर्थ पिशाच का शरीर टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिया गया। फिर इन पर कुल्हाड़ी चलेगी और उनके रेशे रेशे अलग हो जाएंगे। और तब इसकी ठठरियों को सुखाकर किसी पैसे वाले के हाथ ताक तक पर तौल कर बेच दिया जाएगा। ये सब वह बैठे बैठे सोचता रहता। तब उसकी निगाहें सामने खड़े ताड़ पर अटक जाती, जिसके बड़े बड़े पत्ते पर सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध पर फाड़ फाड़ कर देर तक खामोश बैठे रहते। ताड़ का काला गडेरेदार तना और उसके सामने ठहरी हुई वायु में निश्चय कांपती भारहीन नीम की पंक्तियां चकराती झड़ती रहती। धूल भरी धरती पर लकड़ी की गडरियों के पहियों की पड़ी हुई लीक धुंधली सी चमक उठती और बगल वाले मूंगफली के पेंच की एक रस खरकती आवाज कानों में भरने लगती। बगल वाली कच्ची पगडंडियों से कोई गुजर कर टीले के ढलान से तालाब की निचाई में उतर जाता, जिसके गंधेले पानी में कूड़ा तैरता रहता और सूअर कीचड़ में मुंह डालकर उस कूड़े को रौंदते दोपहर सिमटती। फिर जगपति जो था ये सब सोचता रहता। एक दिन वह लालटेन जलाकर छप्पर के खंबे की कील में टांग देता और उसकी थोड़ी देर बाद वह अस्पताल वाली सड़क से बच्चन सिंह को
बच्चन सिंह एक काले धब्बे की तरह दिखाई पड़ता। गहरे पड़ते अंधेरे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता और जगपति के सामने आकर वह खड़ा हो जाता तो वह उसे बहुत विशाल सा लगने लगता, जिसके सामने उसे अपना अस्तित्व डूबता महसूस होता। एक आध बिक्री की बातें होती, तब दोनों घर की ओर चल देते। घर पहुंचकर बच्चन सिंह कुछ देर तक जरूर रुकता, बैठता, इधर उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ता तो जगपति और बच्चन सिंह की थाली भी साथ लग जाती। चंदा सामने बैठकर दोनों को खिलाती। बच्चन सिंह बोलता जाता, तब तरकारी बनी है। क्या तरकारी बनी है? मसाला ऐसा पड़ा है कि उसकी भी बहार है और तरकारी का स्वाद भी ना मरा। होटलों में यह मसाला रहेगा या सिर्फ तरकारी ही तरकारी? वाह वाह, क्या बात है अंदाज की। और चंदा बीच बीच में टोक कर बोलती जाती, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी ना मिले तब तक पेट ही नहीं भरता। या सिरका अगर इन्हें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका न जाने कैसा लगता था, पर अब ऐसा जबान पर चढ़ा कि इन्हें कागज सी पतली रोटी पसंद नहीं आती। अब मुझे कोई पतली रोटी बनाने को कहे तो बनाती ही नहीं, आदत पड़ गई और फिर मन ही नहीं करता। पर चंदा की आंखें बच्चन सिंह की थाली पर जमी रहती। रोटी निबटी तो रोटी परोस दी, दाल खत्म हुई तो एक चमचा दाल परोस दी और जगपति सिर झुकाए खाता रहता। सिर्फ एक गिलास पानी मांगता। चंदा चौंक कर पानी देने से पहले कहती, अरे तुमने तो कुछ लिया भी नहीं। कहते कहते वह पानी देती और तब उसके दिल पर गहरी चोट लग जाती। ना जाने वह क्या खामोशी की चोट उसे बड़ी पीड़ा दे जाती, पर वह अपने को समझा लेती। कोई मेहमान तो नहीं मांग सकते थे, भूख नहीं होगी। उसके बाद जगपति खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता, क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तख्त पर वह लेटता तो अनायास ही उसका दिल भर आता। पता नहीं कौन कौन से दर्द एक दूसरे से मिलकर तरह तरह की टीस, चटक और ऐंठन पैदा करने लगते। कोई रंग दुखती तो वह सहलाता भी। जब सभी नसें चटकती तो कहाँ कहाँ राहत का अकेला हाथ सह लाए। लेटे लेटे उसकी निगाह ताड़ के उस ओर बनी पुख्ता कब्र पर जम जाती, जिसके सिरहाने कटीला बबूल का एकांकी पेड़ सुन्न सा खड़ा रहता, जिस पर कब्र एक परदान सीन और बड़े लिहाज में आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली के फूल चढ़ा जाती। घूम घूम कर उसके फेरे लेती और माथा टेककर कुछ कदम उदास उदास सी चलकर एकदम तेजी से मुड़कर बिसातियों के मोहल्ले में खो जाती। शाम होते ही फिर आती, एक दिया बाती और अगर की बातियां जलाती। फिर मुड़ते हुए ओढ़नी का पल्ला कंधों पर डालती तो दिए की लौ कांपती, कभी कांप कर बुझ जाती, पर उसके कदम बढ़ चुके होते, पहले धीमे थके उदास और फिर तेज संदे सामान्य से, और वहां फिर उसी मोहल्ले में खो जाती। तब रात की तन्हाइयों में बबूल के कांटों के बीच उस साए साए करते ऊंचे मैदान में जैसे उस कब्र से कोई रूह निकलकर निपट अकेली भटकती रहती। तभी ताड़ पर बैठे सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध मनहूस सी आवाज में किलबिला उठते और ताड़ के पत्ते भयानकता से खड़बड़ा उठते। जगपति का बदन कांप उठता और वह भटकती रूह जिंदा रखने के लिए जैसे कब्र की ईंटों में बबूल का साया तले दुबक जाती। जगपति अपनी टांगों की पेंट से खींचकर कंबल से मुंह छुपा औंधा लेट जाता। तड़की ही ठेके पर लगे लकड़हारे लकड़ी चीरने आ जाते। तब जगपति कंबल लपेट घर की ओर चला जाता। राजा अब यहाँ से
राजा की कहानी शुरू होती है। राजा रोज सवेरे टहलने जाते, माँ सुनाया करती थी। एक दिन जैसे महल के बाहर निकलकर आए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहत रानी उन्हें देखते ही अपना झाड़ू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज राजा निर्वसिया का मुंह देखा है, न जाने रोटी कब नसीब होगी, न जाने कोई विपत्ति टूट पड़े। राजा को इतना दुख हुआ कि उल्टे पैरों महल को लौट आए। मंत्री को हुक्म दिया, उस मेहतरानी के घर नाज से भर दो और सब राजश्री वस्त्र उतार। राजा उसी क्षण जंगल की ओर चले गए। उस रात रानी को सपना हुआ कि कल की रात तेरी मनोकामना पूरी होने वाली है या करने वाली है। रानी बहुत पछता रही थी, पर फौरन ही रानी राजा को खोजती उस सराय में पहुंच गई जहां वहां टिके हुए थे। रानी भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारिन बनकर राजा के पास रात में पहुंची। रात भर उनके साथ रही। सुबह राजा के जगने से पहले सराय छोड़ महल में लौट गई। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चले गए। 2 ही दिनों में राजा के निकल जाने की खबर राज भर में फैल गई। राजा निकल गए, चारों तरफ यही खबर थी। और उस दिन टोले मोहल्ले के हर आंगन में बरसात की मेह की तरह खबर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। फिर नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कोठरी में फिकती सुरही रुक गई। मुंशी जी ने अपना मिजान लगान छोड़ विस्तृत नेत्रों में से ताक कर खबर सुनी। बंसी किराने वाले ने कुएं से आधी रस्सी खींची, डोल मन पर पटक कर सुना। सुदर्शन दर्जी ने मशीन के पहिए को हथेली से रगड़कर रोक कर सुना। हंसराज पंजाबी ने अपनी नील लगी मलगुजी कमीज की आस्तीनें चढ़ाते हुए सुना। और जगपति की बेवा चाची ने औरतों के जमघट में बड़े विश्वास पर भेद भरे स्वर में सुनाया, आज 6 साल हो गए शादी को, न बाल न बच्चा, न जाने किसका पाप है और उसके पेट में, और किसका होगा सिवा उस मुसंडे कंपोटर के। न जाने कहाँ से कुलछनी इस मोहल्ले में आ गई। इस गली की तो पुश्तों से ऐसी मर्दजात रही कि गैर मर्द औरत की परछाई तब नहीं देख पाए, और यहाँ के मर्द तो बस अपने औरतों को जानते हैं, उन्हें तो पड़ोसी के घर की जनानियों की गिनती तक नहीं मालूम। यह कहते कहते उसका चेहरा तमा आया और सब औरतें देवलोक की देवियों की तरह गंभीर बनी, अपनी पवित्रता की महानता के बोझ से दबी धीरे धीरे खिसक गईं। सुबह यह खबर फैलने से पहले जगपति टाल पर चला गया, पर सुनी उसने भी आज ही थी। दिन भर में वह तख्त पर कोने की ओर मुंह किए पड़ा रहा, न ठेके की लकड़ियां चिराई, न बिक्री की ओर ध्यान दिया, न दोपहर का खाना खाने के लिए घर आया। जब रात अच्छी तरह फैल गई, वह हिंसक पशु की भांति उठा। उसने अपनी अंगुलियां चटकाई, मुट्ठी बांधकर बाह का जोर देखा तो नसें तनी और बाह में कठोर कंपन हुआ। उसने 3-4 पूरी सांसें खींची और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ, कंकड़ की सड़क खत्म हुई। गली आई, पर गली के अंधेरे में घुसते वह सहम गया, जैसे किसी ने आदृश्य हाथों से उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया। उसकी फटी हुई शक्ति की नस पर हिम शीतल ओंठ रखकर सारा रस चूस लिया और गली के अंधेरे की हिकारत भरी कालिका और भारी हो गई, जिसमें घुसने से उसकी सांस रुक जाएगी, घुट जाएगी। वह पीछे मुड़ा पर रुक गया।
फिर कुछ संयत होकर वह चारों तरह की निःशब्द कदमों से किसी तरह घर की भीतरी देरी तक पहुंच गया। दाईं ओर रसोई वाली दहलीज में कुप्पी टिमटिमा रही थी, यानी दीपक। और चंदा जो थी वो अस्त व्यस्त सी दीवार से सिर टेके शायद आसमान निहारते निहारते सो गई थी। कुप्पी का प्रकाश उसके आधे चेहरे को उजागर किए था और आधा चेहरा गहन कालिमा में डूबा अदृश्य था। वह खामोशी से खड़ा ताकता रहा। चंदा के चेहरे पर नारित्व की पूर्णता आज से उसे दिखाई दी। चेहरे की सारी गमनीयता न जाने कहाँ खो गई थी। उसका अछूतापन न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। फूला फूला मुख जैसे टहनी से तोड़े फूल को पानी में डालकर ताजा किया गया हो, जिसकी पंखुड़ियों में टूटन की सुरमई हो, रेखाएं पड़ गई हों पर भीगने से भारीपन आ गया हो। उसके खुले पैर पर उसकी निगाह पड़ी तो सूजा सा लगा। एड़ियां भरी सूजी सी नाखूनों के पास अजब सा सूखापन था। जगपति का दिल एक बार ममोस उठा। उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले, अपने हाथों से पूरा शरीर छूकर सारा कलुष पोंछ दे, उसे अपनी सांसों की अग्नि में तपा कर एक बार फिर पवित्र कर ले और उसकी आंखों की गहराई में झांक कर कहे, देवलोक से इस किस सांप वंश निर्वासित हो तुम, किधर आ गई चंदा? यह सांप तो अमिट था। तभी चंदा हड़बड़ाकर आंखें खोलती। जगपति को सामने देख उसे लगा कि वह एकदम नंगी हो गई हो, अतिशय लज्जित हो। उसने अपने पैर समेट लिए, घुटनों से धोती नीचे सरकाई और बहुत संयत सी उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो वहीं कमरे की देहरी पर चौखट से सिर टिकाकर बैठ गया। नजर कमरे में गई तो लगा कि पराए स्वर यहाँ गूंज रहे, जिसमें चंदा भी एक है। एक तरफ घर के कोने से अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता आ रहा था। एक अजीब निस्तापन असमंजस था, गति पर भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, शक्ले पर आकारहीन। उसके बाद खाना खा लेते। चंदा का जो स्वर था कानों में पड़ा। किसके? जगपति के। वह अनजाने ऐसे उठ बैठा जैसे तैयार बैठा हो। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा ना की थी। खाने तो बट गया पर कौर नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े सादे शब्दों में कहा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। जैसे वह इस सूचना से परिचित था। बोला, अच्छा। चंदा फिर बोली, मैंने बहुत पहले घर चिट्ठी डाल दी थी कि भैया कल लेने आ रहे हैं। तो ठीक है, जगपति वैसे ही डूबा डूबा बोला। चंदा का बांध टूट गया और वहां वही घुटनों में मुंह दबाकर कतर सी फक करके रोने लगी। ना उठ सकी न हिल सकी। जगपति क्षण भर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए उसके ओंठ फड़के और क्रोध की ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए वह फूट पड़ा। यह सब मुझे क्या दिखा रही हो, बेशर्म, बेगैरत? उस वक्त नहीं सोचा था जब मेरी लाश तले। तब की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का स्वर फूटा। लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपटी पर आग सुलगता पड़ा और जगपति अपनी हथेली दूसरी से दबाता खाना छोड़ कोठरी में घुस गया और रात भर कुंडी चढ़ाए उसी कालिक में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा घर छोड़कर अपने गांव चली गई। जगपति पूरा दिन और रात टाल पर ही काट देता। उसी वीराने में, तालाब के बगल, कब्र, बबूल और ताड़ के पड़ोस में, पर मन मुर्दा हो गया था। जबरदस्ती वह अपने को वहीं रोके रहता। उसका दिल होता कहीं निकल जाए, पर ऐसी कमजोरी उसके तन मन को खोखला कर गई थी
कि चाहने पर भी वह नहीं जा पाता। हिरकत भरी नजरें सहराता पर वहीं पड़ा रहता। काफी दिनों बाद जब नहीं रहा तो एक दिन जगपति घर पर ताला लगा नजदीक के गांव में लकड़ी काटने चला गया। उसे लग रहा था कि वह पंगु हो गया, बिल्कुल लंगड़ा, एक रेंगता कीड़ा जिसके ना आंख है, ना कान है, ना मन, ना इच्छा। वह उस बाग में पहुंचा जहां खरीदे पेड़ काटने थे। दो आरे बालों ने पतले पेड़ के तने पर आरा रखा और कर 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 आबाद शोर शुरू हो गया। दूसरे पेड़ पर बनने और सकुरे की कुल्हाड़ी बज उठी और गांव से दूर बाग में एक लयपूर्ण शोर हो गया। जड़ पर कुल्हाड़ी पड़ती तो पूरा पेड़ थर जाता। करीब के खेत की मेड़ पर बैठे जगपति शरीर भी जैसे कांप कांप उठता। चंदा ने कहा था, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, क्या वह ठीक कहती थी? क्या बच्चन सिंह ने टाल के लिए जो रुपए दिए उसका ब्याज इधर चुकाता हुआ, क्या सिर्फ वही रुपए आग बन गए जिसकी आंच में उसकी सहनशीलता, विश्वास, आदर्श मोम से पिघल गए? सकुरे बाग से लगे दड़े पर से किसी ने आवाज लगाई। सकुरे ने कुल्हाड़ी रोककर वहीं से हाँक लगाई। कोने के खेत से लीक बनी, जरा मेड़ मारकर नघा ला गाड़ी। जगपति का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर दड़े पर आंखें गड़ाई। दो भैंसा गाड़ियां लकड़ी भरने के लिए आ पहुंची थी। सकुरे ने जगपति के पास आकर कहा, एक गाड़ी का भुर्ता तो हो गया, बल्कि 1.5 का। अब इस पतरिया पेड़ को ना काट दें। जगपति ने उस पेड़ की ओर देखा जिसे काटने के लिए सकुरे ने इशारा किया था। पेड़ की शाख हरी पत्तियों से भरी थी। वह बोला, अरे यह तो हरा भरा है, अभी से छोड़ दो। हरा होने से क्या है, उखड़ तो गया है, न फूल न फल। अब इसमें फल फूल आएंगे, 4 दिन में पत्ती झुरा जाएगी। सकुरे ने पेड़ की ओर देखते हुए उस्तादी अंदाज से कहा, जैसा ठीक समझो। जगपति ने कहा और उठकर मेड़ पक्के कुएं पर पानी पीने चला। दोपहर ढलते गाड़ियां भरकर तैयार हुई और शहर की ओर रवाना हो गईं। जगपति को भी उनके साथ आना पड़ा। गाड़ियां लकड़ी से लदी शहर की ओर चली जा रही थीं और जगपति गर्दन झुकाए कच्ची सड़क की धूल में डूबा भारी कदमों से धीरे धीरे उन्हीं बजती घंटियों के साथ निर्जीव सा बढ़ता जा रहा था। कई बरस बाद फिर यहाँ से राजा की कहानी शुरू होती है। कई बरस बाद राजा परदेश से बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लादकर अपने देश की ओर लौटे। माँ सुनाया करती थी कि राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर पतेल की झाड़ी में उलझ गया। हर कोशिश की पर पहिया ना निकला। तब एक पंडित ने बताया कि संकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाएगा। तो पहिया क्या होगा, निकल जाएगा। वहीं 2 बालक खेल रहे थे। उन्होंने यह सुना तो कूद कर पहुंचे और कहने लगे कि हमारी पैदाइश सकट की है, पर सुपारी तब लाएंगे जब तुम आधा धन देने का वादा करो। राजा ने यह बात मान ली। बालक दौड़े दौड़े घर गए, सुपारी लाकर छुआ दी, फिर घर का रास्ता बताते बताते आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक ली। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे ही महल में ये दो बालक जो हैं कहाँ से आए। भीतर गए तो रानी खुशी से बेहाल हो गई। पर राजा ने पहले उन बालकों के बारे में पूछा तो रानी ने कह दिया कि ये दोनों बालक उन्हीं के राजकुमार हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। रानी बहुत दुखी हुई। गाड़ियां जब टाल पर यहाँ से जगपति की कहानी फिर से शुरू होती है।
गाड़ियां जब टाल पर आकर लगीं और जगपति तख्त पर हाथ पैर ढीले करके बैठ गया तो पगडंडी से गुजरते मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया, अभी उस दिन वसूली में तुम्हारा ससुराल के नज़दीक एक गांव में जाना हुआ तो पता लगा कि 15-20 दिन हुए हैं चंदा के लड़का हुआ है। और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों पर पर्दा डालते हुए बोले, भगवान के राज में देर है अंधेर नहीं जगपति भैया। जगपति ने सुना तो पहले उसने गहरी नजरों से मुंशी जी को ताका पर वह उसके तीर का निशाना ठीक ठीक नहीं खोज पाया, पर सब कुछ सहन करते हुए बोला, देर और अंधेर दोनों है। अंधेर तो सरासर है, तिरिया चरितर सब बड़े बड़े हार गए। कहते कहते मुंशी जी रुक गए, पर कुछ इस तरह जैसे कोई बड़ी भेद भारी बात है जिसे उनकी गोल हुई आंखें समझा देंगी। जगपति मुंशी की तरफ ताकता रह गया। मिनट भर मनहूस सा मौन छाया। उसे तोड़ते हुए मुंशी जी बड़ी दर्द भरी आवाज में बोले, सुन तो लिया होगा तुमने, फिर क्या कहने को जगपति कह गया, पर उसे लगा कि अभी मुंशी जी उस गांव में फैली बात की बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे। उसे नाहक पूछा। तभी मुंशी जी ने उसकी नाक के पास मुंह ले जाते हुए कहा, चंदा दूसरे के घर बैठ रही है, कोई मधुसूदन है वहीं का, पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहते तो वो यही है कि मर जाए तो रास्ता खुले, पर राम जी की मर्जी। सुना है बच्चा रहते भी वह चंदा को बैठाने को तैयार है। जगपति की सांस गले में अटक कर रह गई। बस आंखें मुंशी जी के चेहरे पर पथराई सी जड़ी थीं। मुंशी जी बोले, अदालत से अगर बच्चा तुम्हें मिल सकता है, अब काहे का शर्म लिहाज। अपना कहकर किस मुंह से मांगू बाबा, हर तरफ तो कर्ज से डूबा हूँ, तन से भी मन से भी, पैसे से और इज्जत से। किसके बल पर दुनिया सजोने की कोशिश करूं। कहते कहते वह अपने में खो गया। मुंशी जी वहीं बैठ गए। जब रात झुकाई तो जगपति के साथ मुंशी जी भी उठे। उसके कंधे पर हाथ रखे वे उसे गली तक लाए। अपनी कोठरी आने पर पीठ सहलाकर उन्होंने उसे छोड़ दिया, पर गर्दन झुकाए गली के अंधेरे में उन्हीं ख्यालों में डूबा। ऐसे चला आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर कुछ बोझ ऐसा था जो ना ही सोचने देता और ना ही समझने देता। जब चाची की बैठक के पास से गुजरने लगा तो सहसा उसके कानों में भनक पड़ी, आ गए सत्यानाशी कुलबोरन। उसने जरा नजर उठाकर देखा तो गली की चाची भौजाइयां बैठक में जमी थीं और चंदा की चर्चा छिड़ी थी, पर वह चुपचाप निकल गया। इतने दिनों बाद ताला खोला, बरोठे के अंधेरे में कुछ सूझ ना पड़ा तो ये कहा वह रात की आंखों के सामने घूम गई। वह अस्पताल से चंदा साथ लौटा था तो बेबा चाची का वह जहर बूझ तीर आया। चाची ने क्या कहा था, आ गए राजा निर्वंशिया अस्पताल से, और आज सत्यानाशी कुलबोरन, और स्वयं उसका वह वाक्य जो चंदा को छेद गया था, तुम्हारे कभी कुछ ना होगा। और उस रात की शिशु चंदा का लड़का हुआ। वह कुछ जानती, आदमी का बच्चा ना जानती। वह और कुछ भी जानती, कंकड़ पत्थर वह नारी ना बनती, बच्ची ही बनी रहती। उस रात की शिशु चंदा। पर चंदा यह सब क्या करने जा रही है। उसके जीते जी
वह दूसरे के घर बैठने जा रही है। कितने बड़े पाप में ढकेल दिया चंदा को। पर उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए, आखिर क्या। पर मेरे जीते जी तो ये सब अच्छा नहीं। वह इतनी घृणा बर्दाश्त करके भी जाने को तैयार है यहाँ मुझे जलाने को। वह मुझे नीच समझती है, कायर नहीं तो एक बार खबर लेती। बच्चा हुआ तो पता लगता, पर नहीं, वह उसका कौन है? कोई भी नहीं। औलाद तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी और औरत के पहियों को साध कर तन तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा है। तो क्या चंदा औरत रही है? वही जरूर औरत थी, पर स्वयं मैंने उसे नरक में डाल दिया। वह बच्चा मेरा कोई नहीं, पर चंदा तो मेरी है। एक बार उसे ले आता, फिर यहाँ रात के मोहक अंधेरे में उसके फूल से अंधेरों को देखता, निर्द्वंद सोई पलकों को निहारता, सांसों की दूध सी अछूती महक को समेट लेता। आज का अंधेरा घर में तेल भी नहीं, दिया जला लें, और उसके लिए कौन जलाए? फिर किसके लिए वह दिया जलाए? चंदा के लिए, पर उसे तो बेच दिया। सिवा चंदा के कौन सी संपत्ति उसके पास थी जिसके आधार पर कोई कर्ज देता? कर्ज ना मिलता, यह सब कैसे चलता? काम पेड़ कहाँ से कटते? और तब सुकुर के बे शब्द उसके कानों में गुजर गए। हरा होने से क्या उठता? वह स्वयं तो एक उखटा हुआ पेड़ है, न फल है न फूल है, सब व्यर्थ ही तो है। जो कुछ सोचा पर उसे कभी विश्वास न कर पाया। चंदा को चाहता रहा, उसके दिल में चाहत न जगा पाया। उसे कहीं से एक पैसा मांगने पर डांटता रहा, पर खुद लेता रहा। आज वह दूसरे के घर बैठ रही है, उसे छोड़कर वह अकेला है। हर तरफ बोझ है, उसकी नस नस कुचली जा रही है, रंग रंग फट गई है, और वह किसी तरह टटोल टटोल कर भीतर घर में पहुंचा। रानी अपने अब यहाँ से राजा की कहानी शुरू होती है। रानी अपने कुल देवता के मंदिर में पहुंची। माँ सुनाया करती थी, अपने सतीत्व की सती स्वत्व की सिद्ध करने के लिए उसने घोर तपस्या की। राजा देखते रहे। कुल देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी दैवी शक्ति से दोनों बालकों को तत्काल जन्मे शिशुओं में से बदल दिया। रानी की छातियों में दूध भर आया और उसमें धार फूट रही, जो शिशुओं के मुंह में गिरने लगी। राजा को रानी के सतीत्व का सबूत मिल गया। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और कहा कि तुम देवी हो, ये मेरे पुत्र हैं। और उस दिन राजा ने फिर राजकाज संभाल लिया। पर यहाँ तो जगपति था। कैसे होता? क्योंकि एक आम आदमी और राजा में फर्क होता है। पर उसी रात जगपति अपना सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया, क्योंकि चंदा के पास कोई दैवी शक्ति नहीं थी और जगपति राजा नहीं, बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। राजा ने दो बातें की, माँ सुनाया करती थी। एक तो रानी के नाम उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनाया, और दूसरे राज के लिए नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम गुदवाकर चालू किया, जिससे राज भर में उनके उत्तराधिकारी की खबर हो जाए। राजा ने दो काम किए, रानी के लिए महल और अपने बड़े लड़के का नाम गुदवाकर सिक्का चलाया। जगपति ने दो काम कौन कौन से किए? उन्होंने दो चिट्ठियां लिखी, एक चंदा के नाम और दूसरा कानून के नाम। तो क्या लिखा? चंदा को उसने लिखा कि चंदा, मेरी अंतिम जहां यानी इच्छा यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा, आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था,
बच्चे को लेकर जरूर चली आना। ये चंदा के नाम था, उसमें लिखा था। और कानून के नाम जो था पत्र, उसमें क्या लिखा था कि कानून को उसने लिखा था, किसी ने मुझे मारा नहीं, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूं कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। जिसमें जहर है, मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं, उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर ना आ जाए। आग बच्चे से दिलवाई जाए बस। माँ जब कहानी समाप्त करती थी तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे। मेरी कहानी खत्म हो गई। ये थी राजा निर्वंशिया की कहानी। एक साधारण व्यक्ति की कहानी और एक राजा की कहानी में क्या फर्क होता है कि आप लोग समझ सकते हैं। तो लाइन वाइज कहानी को हम लोगों ने पढ़ा। फिर आज के सत्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सत्र में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।